Good morning, students. Today we will start with the new topic, delegation of authority. Delegation of authority. Delegation, what is the meaning of delegation? Delegation means assigning the works to other, giving them authority to do it, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड टू अदर. डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमने क्या किया, जो मेरे पास काम था यानी जो मैनेजर के पास काम है उस मैनेजर ने क्या किया, अपना वो काम जो है अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया. दिस इज़ कॉल्ड एज डेलीगेशन. जब काम दिया तो उस काम के साथ जितनी अथॉरिटी चाहिए काम करने के लिए, जितना पावर चाहिए वो अथॉरिटी भी उसको देनी पड़ेगी, तभी वो काम हो पाएगा. और इसके साथ ही वो उसने क्या किया कि जो उसका वर्कलोड था उसने दूसरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया. तो दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड. तो डेलीगेशन मीन्स क्या हुआ कि मेरा जो काम मुझे असाइन था यानी मैनेजर को जो काम असाइन था, दैट वन हैज़ बीन असाइन टू अदर्स and I have given the authority to my subordinates to do that particular work, and I have shared my workload with my subordinate. This one is called as delegation of authority. Now next one, delegation of authority. Look at the meaning. Delegation, in every organization managers are assigned lot of work and managers alone cannot perform all the works, so he must share his duties and subordinate with managers. Delegation refers to downward transfer of authority from a superior to subordinate. Now अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों. डेलीगेशन रिफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट. हमने क्या किया, डाउनवर्ड ट्रांसफ़र किया अपनी अथॉरिटी को एक सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को. देखो यहाँ टॉप लेवल है वो प्लान एग्जीक्यूट करके मिडिल लेवल को देता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को और लोअर लेवल ऑपरेशन लेवल को. तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी धीरे धीरे हमने क्या किया, वर्कलोड नीचे शेयर किया विथ अथॉरिटी. दिस वन इज़ कॉल्ड एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन रिफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी. देखा, अब डाउनवर्ड ट्रांसफर हो रही है अथॉरिटी की फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, बिकॉज इट एनेबल अ मैनेजर टू यूज़ हिज वैल्यूएबल टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़. अब इससे क्या होगा कि जो मैनेजर है वो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, टाइमली कर पाएगा. तो अभी हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो उस हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, कर पाएगा, और जो रूटीन नेचर के काम है वो नीचे दे पाएगा. डेलीगेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर है. इट ऑल्सो सेटिस्फाइज सबॉर्डिनेट नीडेड फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रोवाइडिंग देम विथ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव. नेक्स्ट देखो बच्चों, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन can be defined as a process of entrusting responsibility and authority to subordinates and creating accountability on those employees who are entrusted responsibility and authority. देखो process of delegation of authority में ये मैनेजर है और ये इनका सबॉर्डिनेट है. क्लियर है. अब मैनेजर ने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी काम करने के लिए यहाँ पर, उसके बाद अथॉरिटी भी दिया उस काम को करने के लिए, फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी जो है वो ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम इसको इंटरेस्टेड किया गया था ये इसने काम इससे भले करवा लिया है, अथॉरिटी दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, लेकिन उस काम के लिए अकाउंटेबल मैनेजर ही है, नॉट सबॉर्डिनेट. नेक्स्ट देखो, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. एलिमेंट में क्या है, अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, डेलीगेशन इज entrustment of responsibilities and authority to another and creation of accountability and of performance. There are 3 elements of delegation. Delegation में 3 एलिमेंट होते हैं. इंपॉर्टेंट है बेटा बच्चों, बार बार ये पूछा जाएगा. What are the 3 elements of delegation? Authority, responsibility and accountability. अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इनके 3 एलिमेंट्स होते हैं. अब देखो ये 3 एलिमेंट्स को अब हम आगे डिस्कशन करते हैं. अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी मीन्स राइट टू कमांड, यानी जो सुपीरियर है उसने सबॉर्डिनेट्स को कमांड दे रहा है कि तुम्हें क्या क्या काम करना है. नेक्स्ट, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. पावर टू टेक डिसीजन इज द राइट ऑफ द इनिशिएटिव कमांड टू अदर्स. टू कैरी आउट सबॉर्डिनेट्स, टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी. ठीक है. तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, सो व्हेन मैनेजर पासिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबॉर्डिनेट दे नीड टू पास सम अथॉरिटी टू. क्लियर है. अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. क्लियर है. अब देखो ये सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक हमारी अथॉरिटी नीचे फ्लो हो रही है. जब हम काम देंगे तो उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी यानी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, तभी वो काम को वर्कआउट कर सकता है. नेक्स्ट, अथॉरिटी हुआ. उसके बाद देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी.
ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटीज असाइन, किसकी जिम्मेदारी थी काम करना, तो इट हैज़ टू बी गिवन ऑल्सो. लेट अस डिस्कस दिस वन. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी. It arises from superior subordinate relationship because the subordinate is bound to perform duty assigned to him by his superior. Thus, responsibility flow upward. There must be parity with authority and responsibility. If authority granted is more than responsibility, then it may lead to misuse of authority. And if responsibility assigned is more than authority, then it make a person ineffective. देख लो क्या कहना चाह रहा है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में. कह रहा है कि हम जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उतना ही अथॉरिटी भी हमें नीचे अपने सबॉर्डिनेट को देना होगा. अगर हमने जो अथॉरिटी दी हुई है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई उसमें एक पैरिटी या बैलेंस होना चाहिए. अगर अथॉरिटी ग्रांटेड इज़ मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ज़्यादा हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई तो ये मिसयूज़ हो जाएगा अथॉरिटी का. और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई अथॉरिटी कम हो गई तो पर्सन जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा. तो दोनों के बीच में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, तभी काम अच्छे तरीके से इफेक्टिवली हो सकता है. अकाउंटेबिलिटी देख लो. आंसर, अब अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या क्या मतलब हुआ. अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइंड वर्क. जो काम दिया गया है उसके लिए आंसरेबल कौन है, ठीक है. तो दिस वन इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी इम्प्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर फाइनल आउटकम. जो भी फाइनल आउटकम आया है, जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट ने मिलकर काम किया, उसके लिए आंसरेबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है. वंस अथॉरिटी हैज़ बीन डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड, वन कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबिलिटी. अगर हमने इनको जो है मैनेजर ने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो काम इसको असाइन हुआ था और इन्होंने इनको काम जो असाइन कर दिया उस काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. रिस्पॉन्सिबल उस काम के लिए, अकाउंटेबल यही होगा जिनको कि ओरिजिनली काम असाइन हुआ था. अकाउंटेबिलिटी फ्लो अपवर्ड. अब अकाउंटेबिलिटी क्या फ्लो करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है. सबॉर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल to the superior for satisfactory performance of work. It generally enforced through regular feedback on the extent of work accomplished. क्लियर है बच्चों. तो अकाउंटेबिलिटी हम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी ट्रांसफर्ड. एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यही 3 एलिमेंट होंगे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अब देखो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, इनका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या क्लोज रिलेशनशिप है, एक बार हम लोग देख लेते हैं. क्लोज रिलेशनशिप में ये बार बार पूछे भी जाते हैं. देखो मीनिंग, अथॉरिटी, राइट टू कमांड, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, आंसरेबिलिटी ऑफ आउटकम. इसमें आंसरेबिलिटी है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एंड कमांड अथॉरिटी. डेलीगेशन कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड दिस कैन नॉट बी डेलीगेटेड. तो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी. अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड. कम्स फ्रॉम फॉर्मल पोजिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड अथॉरिटी, एंड ये रिस्पॉन्सिबल जो है जिसको ओरिजिनली काम असाइन हुआ था. नेक्स्ट, फ्लो डाउनवर्ड, नीचे चलता है, ये अपवर्ड चलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो फ्लो अपवर्ड. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. अब डेलीगेशन इंपॉर्टेंट क्या है, वन बाय वन इसको देखेंगे. इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फैसिलिटेट ग्रोथ, मैनेजरियल हायरार्की, बेटर कोऑर्डिनेशन. इसको वन बाय वन देखेंगे. इफेक्टिव मैनेजमेंट देख लो. अभी हम डेलीगेट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है. इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट किस तरीके से होगा कि हमने सारे जो एक साथ जो वर्कलोड हमारे साथ असाइन था वो वर्कलोड को हमने क्या किया है, शेयर किया हुआ है, और जो मेन क्रिटिकल वर्क है वो हम खुद कर रहे हैं. तो इस तरीके से ये मैनेजर है जिसने अपने सबॉर्डिनेट को सारे वर्कलोड असाइन किए हुए हैं, तो ये क्या करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा. नेक्स्ट वन देखो, एम्प्लॉय डेवलपमेंट. अब जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं वो, उन्हें पता है कि हम ऊपर मैनेजरियल लेवल का काम कर रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है इस तरीके से. नेक्स्ट देखो,
मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और इस तरीके से क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड भी रहता है कि जब वो पता चला कि हम हायर लेवल का काम कर रहे हैं तो उसे मालूम है कि हम एक दिन इस हायर पोजीशन पे पहुंच भी सकते हैं, तो एम्प्लॉय उस काम को क्या करता है, मोटिवेट होकर के काम करता है, जो काम उसको नीचे डेलीगेट किया जाता है। नेक्स्ट देखो फैसिलिटेट ग्रोथ। ठीक है, अभी हम बेटर काम करेंगे तो हमें इस जब हम अच्छा काम करते हैं, जो हम हमारे मैनेजर्स ने हमको डेलीगेट किया हुआ है, तो बेटर काम करने से हमारा क्या होगा, ग्रोथ होगा, फिर हम उस मैनेजर के लेवल का काम करेंगे, फिर जब हम खुद मैनेजर बन सकते हैं, जब हमने मैनेजर बन गए तो उसके बाद पता चला कि जो हमारा ऊपर वाला पर्सन है वो हमें डेलीगेट कर रहा है काम, उसको हमने काम को बेटर तरीके से किया और अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया, तो हम फिर हमें वो उस पोजीशन पे प्रमोट किया जाता है, फिर वहाँ भी हमने बेटर परफॉर्म किया। तो इस तरीके से इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन दोनों का अच्छा ग्रोथ होता है। नेक्स्ट देखो मैनेजमेंट हायरार्की। अब मैनेजमेंट हायरार्की को भी फॉलो किया जाता है, सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट को, फिर ये सबॉर्डिनेट अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट को जो है करेगा, तो इस तरीके से अच्छी तरीके से उनका डेवलपमेंट होगा। फिर देखो बेटर कोऑर्डिनेशन भी हम अच्छा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा काम हमें खुद करना है, कौन से नीचे वाले से करवाना है, नीचे वालों को पता है कि हमें वो काम कौन सा करेगा, तो हर किसी को पता है कि कौन सा काम कौन सा पर्सन करेगा, तो इस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को बेटर तरीके से काम या परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड एज बेटर कोऑर्डिनेशन। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन जो हम लोगों ने पढ़ा उसी का ये जो है एक एक्सप्लेनेशन है। इफेक्टिव मैनेजमेंट इसको समझा चुकी हूँ। मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय डेवलपमेंट, हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ द मैनेजर्स के वर्कलोड जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और वो बेटर जो उनके अच्छे काम होते हैं उस पर वो जो क्रूशियल काम होते हैं, अच्छे काम नहीं बल्कि क्रूशियल काम होते हैं उस पर वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का एक कंसेप्ट है बच्चों। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन देख लो क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज़ इन हैंड्स ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है, जब सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होती है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी और सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सारे डिसीजन जब टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं दैट वन इज सेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइजेशन इज द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट। तो इसको हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, जिसका जितना काम है उसको हमने अथॉरिटी दी है, दिस वन इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। इसको आप एक बार डिफरेंस देख लेंगे और इस टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।